नमस्कार साथियों, टीडीपी द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज देखिएगा साथियों, एग्रोनॉमी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब प्रतिदिन एक एग्रोनॉमी की क्लास आएगी, एक सोइल साइंस की क्लास आएगी, एनिमल हस्बेंड्री की लगी रही है और हॉर्टिकल्चर की क्लास भी अब प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही हम प्रयास करेंगे कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम जीके और हिंदी की क्लास को भी कंटिन्यू करवा दें। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े हुए सभी साथियों का टीडीपी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, क्लास की शुरुआत प्रतिदिन की तरह मोटिवेशनल शायराना अंदाज में करते हैं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। क्या कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींचो अपने धनुष की बाण को और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। बिल्कुल देखिएगा साथियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके पहले मैं आपको, अगर एग्रोनॉमी शुरू कर रहा हूं तो एग्रोनॉमी के बारे में बेसिक, इसके पहले जो क्लास ली थी वो एकदम बेसिक थी, डेमो क्लास थी। ठीक है, अब हम एकदम व्यवस्थित पढ़ेंगे और जहां से मतलब एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि मतलब कहते हैं 0.1% जहां से चांस रहता है ना, उस पॉइंट को भी लिखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर न जाए। ठीक है, देखिएगा मैं बेसिक से अगर बात करूं एग्रोनॉमी की, तो ये एग्रोनॉमी नाम लिखते ही आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो पूछते हैं कि ये जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, भाई जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। और दूसरा आपसे पूछा जाता है एग्रोनॉमी की परिभाषा। यहां से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे किस भाषा का शब्द है तो मैंने आपको बताया भाई ऐसे शब्द जिनके पीछे लॉजी लगे या नोमी लगे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं सर, वो शब्द होते हैं ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के सर, ग्रीक भाषा के। ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर लगे, बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, वो है लैटिन भाषा के। अब इसमें एक अपवाद हमने लिखा था पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है पोमोलॉजी, फल विज्ञान। ठीक है, वो एक अपवाद है जो लैटिन प्लस ग्रीक है। ठीक है, अब देखिएगा पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर, पीछे नोमी दिख रहा है, इसका मतलब ये ग्रीक भाषा का है। अब परिभाषा आप देखिएगा, जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, क्या सर, फील्ड यानी कि खेत है ना, फील्ड या लैंड, और खेत या भूमि। ठीक है, नोमोस मतलब टू मैनेज, टू मैनेज, प्रबंधन करना। क्या करना, प्रबंधन करना। देखिएगा एग्रोनॉमी की परिभाषा जब आपसे पूछे तो एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या लैंड और नोमोस का होता है टू मैनेज या टू कल्टीवेशन के दो। ठीक है, अब आप देखिएगा व्यवस्थित परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे कि सर एग्रोनॉमी की व्यवस्थित परिभाषा कुछ यूं कह सकते हैं कि फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन। फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन, मृदा प्रबंधन है ना, फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन के क्रियाओं तथा सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक व वैज्ञानिक अध्ययन कह दो, है ना, व्यवहारिक व वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है सर सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है सर, सस्य विज्ञान कहलाता है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भैया बताओ एग्रोनॉमी के जनक कौन है, एग्रोनॉमी के फादर कौन है। क्या पूछा जाता है, एग्रोनॉमी के फादर कौन है। ठीक है, तो जब आपसे पूछे भाई एग्रोनॉमी के फादर, क्या पूछे, एग्रोनॉमी के फादर, एग्रोनॉमी के जनक पूछे सस्य विज्ञान के, तो आप कहना सर पीटर डी क्रेसेंजी। क्या कहना सर, पीटर डी क्रेसेंजी महोदय जो है वो एग्रोनॉमी के जनक माने जाते हैं। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है सर, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखिएगा बिल्कुल एक और प्रश्न यहां से पुट अप होता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, क्या सर,
इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी इसकी स्थापना कब हुई है ना, और कहां पे हुई? इसकी स्थापना कब हुई और कहां पे हुई? एग्रोनॉमी। तो आप कहोगे सर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब और कहां पे हुई? तो आप कहोगे नई दिल्ली में हुई, न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली। और कब हुई सर? 1955 में हुई। कब हुई सर? 1955 में हुई। ठीक है। अब एक और प्रश्न यहां से आता है सर, ठीक है, एक और प्रश्न यहां से आता है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? क्या सर? इंडियन वाला तो जान लिया 1955 में नई दिल्ली में। अगर आपको पूछे यही सोसाइटी कहां पे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, तो उसकी स्थापना कब होती है सर? उसकी स्थापना होती है सर 1905 में। कब होती है सर? 1905 में। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिएगा जब मैंने एग्रोनॉमी शब्द लिखा तो कितने प्रश्न पुटअप हुए यहां से। पहला किस भाषा का शब्द है? क्या सर? कितने प्रश्न पुटअप हुए एक बार पुनः देखिएगा। पहला के सर किस भाषा का शब्द है, ये पुटअप हुआ। दूसरा क्वेश्चन पुटअप हुआ कि इसके जनक कौन है। तीसरा इसकी जो सोसाइटी है इंडियन और अमेरिकन, इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप हुआ। चौथा प्रश्न इसकी डेफिनेशन के बारे में पुटअप हुआ, परिभाषा के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ जो प्रश्न पुटअप होते हैं वो हमने जाने, बेसिक बात की। अब हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास आता है कृषि मौसम विज्ञान, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, है ना, एग्रोमेटीरियोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। तो आप पहले आपका जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डालेंगे और कहेंगे कि सर कृषि मौसम विज्ञान। क्या सर? कृषि मौसम विज्ञान। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं कृषि मौसम विज्ञान की, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मौसम और जलवायु का कृषि के संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एग्रोमेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि भैया बताओ मौसम और जलवायु का कृषि के संबंध में अध्ययन करना, मौसम व जलवायु, मौसम व जलवायु का कृषि के संदर्भ में अध्ययन करना। किसके संदर्भ में? कृषि के संदर्भ में अध्ययन करना। कृषि के संदर्भ में अध्ययन करना क्या कहलाता है सर? एग्रोमेट्रोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। 3 स्टार देना, 3 स्टार देके लिख देना इसको। ठीक है, अध्ययन करना क्या कहलाता है सर? एग्रोमेट्रोलॉजी कहलाता है, एग्रोमेट्रोलॉजी कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है। अब एक आता है मौसम विज्ञान, एक आता है कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, इन दोनों के जनक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कृषि मौसम विज्ञान के जनक, क्या पूछे सर? एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक, कृषि मौसम विज्ञान के जनक। कृषि मौसम विज्ञान के क्या पूछ ले सर? जनक पूछ ले। कृषि मौसम विज्ञान के क्या पूछ ले सर? जनक पूछ ले। तो आप कहोगे कि सर जो कृषि मौसम विज्ञान है इनके जनक कौन है? इनके जनक हैं सर L.A. रामदास। L.A. रामदास इनके क्या है सर? जनक हैं। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? L.A. रामदास है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर मौसम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन। आपको पूछा जाता है मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मौसम विज्ञान में, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। फिर IAMD, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, IAMD और IMD। एक तो है IAMD, एक है IMD। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या सर? इंडियन एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट। एक है
WMO और एक है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान, और एक WMO, ठीक है, विश्व, है ना, हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, अलग अलग है। अगर मैं बात करूं IMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, क्या सर, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, है ना। तो अगर आपको पूछे भैया बताओ भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग के बारे में, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, तो आप कहोगे कि सर ये जो भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग है ना, क्या, हाँ भाई, ये जो भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग है ना, इसकी स्थापना 1932 में कहां पे होती है सर, 1932 में नई दिल्ली में होती है। कहां पे होती है, नई दिल्ली में, 1932 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। फिर आता है IMD, क्या आता है सर, IMD, ठीक है। तो आप कहोगे कि 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विभाग या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पे सर, कोलकाता, कहां पे सर, कोलकाता, ठीक है। 1875 में कोलकाता में इसकी क्या होती है सर, स्थापना होती है। कोलकाता में इसकी क्या होती है सर, स्थापना होती है, ठीक है। फिर 1905 में शिमला और 1928 में पुणे। 1905 में इसको शिमला स्थानांतरित करते हैं, 1905 में इसको कहां स्थानांतरित करते हैं, शिमला, और 1928 में इसको कहां स्थानांतरित करते हैं सर, पुणे। कहां स्थानांतरित करते हैं, पुणे, ठीक है। 2 स्थानांतरण होते हैं। तत्पश्चात तीसरा स्थानांतरण होता है 1944 में। कब होता है, 1944 में, 1944 में इसका स्थानांतरण होता है दिल्ली में। कहां होता है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो आप देखिएगा IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कोलकाता में 1875 में होती है। इसके बाद इसको 1905 में शिमला में स्थानांतरित करते हैं। तत्पश्चात इसको 1928 में पुणे में स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार से इसको फेर के लास्ट में कहां स्थानांतरित किया जाता है, दिल्ली में, 1944 में, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर आपको एक WMO के साइंस में पूछा जाता है, WMO, है ना। तो देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं WMO की, है ना, वर्ल्ड मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, 1961 जिनेवा स्विट्जरलैंड, हाँ भाई 1961 जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो अगर आपको पूछे WMO, विश्व, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950, है ना, 1961 नहीं है, 50 है। 1950 में कहां पे स्थानांतरित होता है, सॉरी कहां पे स्थापित होता है, तो आप कहोगे सर जिनेवा में। कहां पे सर, जिनेवा में। जिनेवा कहां है सर, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसकी क्या होती है सर, स्थापना होती है। कब होती है, 1950 में, 1950 में, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि भैया जो IMD है ना, हाँ सर IMD के साइंस में हमने क्या क्या लिखा, एक बार यहाँ देखना। तो IMD के साइंस में लिखा 1875 कोलकाता, 1875 कोलकाता में जब स्थापना होती है, तत्पश्चात इसको कहाँ का स्थानांतरित किया जाता है, 1902 में। तो 1902 में तो कहां पे किया जाता है सर, शिमला में। कहां पे किया जाता है सर, 1902 में इसको, ठीक है, सॉरी 1905 में इसको शिमला में, 1905 में इसको कहां स्थापित किया जाता है, शिमला में। 1905 में तो इसको कहते हैं भाई, 1875 में भले ही तेरी स्थापना कहां हुई है, कोलकाता में हुई है। कहां हुई है सर, कोलकाता में। लेकिन 1905 में इसको कहते हैं कि भाई तू शिमला में स्थानांतरित हो जा। कहां स्थानांतरित हो जा, शिमला में स्थानांतरित हो जा, ठीक है। शिमला में स्थानांतरित होने के बाद 1928 में पुनः इसको पुणे भेजा जाता है। 1928 में कहा इसको भेजा जाता है, पुणे में, है ना। और 1944 में, 1944 में ये कहा जाता है सर, दिल्ली जाता है। कहा जाता है, दिल्ली जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये फिरता फिरता लास्ट में कहा स्थापित हो जाता है, दिल्ली में। कहा स्थापित हो जाता है,
दिल्ली में। अगर आपको पूछे स्थापना की गई, स्थापना तो कहां की गई है, कोलकाता, लेकिन वर्तमान में कहां स्थित है, दिल्ली में। कब स्थानांतरित हुआ था, दिल्ली में 1944 में। कब, 1944 में। अब आपको पूछा जाता है कि इसके रीजनल सेंटर बताओ। क्या बताओ, रीजनल सेंटर सॉरी, इसके 6 रीजनल सेंटर है। कितने रीजनल सेंटर है, 6 रीजनल सेंटर है, वो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आईएमडी के इंपोर्टेंट 6 रीजनल सेंटर है, वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं और आप कहोगे उनके रीजनल सेंटर। एक तो है चेन्नई में, कहां है, एक तो है चेन्नई में, एक है मुंबई में। कहां है सर, मुंबई में। एक है नागपुर में, एक है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहां है सर, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एक है कोलकाता। ठीक है, और एक है दिल्ली, नई दिल्ली है ना, एक है नई दिल्ली। ये इसके क्या है सर, 6 रीजनल सेंटर हैं। क्या है इसके, 6 रीजनल सेंटर हैं। आपको पूछा जाता है निम्न में से आईएमडी का रीजनल सेंटर नहीं है या है, तो वो 6 यदि याद होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। आगरा, जयपुर ने ऐसे ऑप्शन देखे हुए और ये पढ़ा हुआ नहीं होगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा, आईएमडी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। अब आपको पूछा जाता है ये जो आईएमडी है ना, ये किसके तहत काम करता है, तो आप कहोगे सर भारत सरकार के भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या सर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो जो आईएमडी है वो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। आईएमडी किसके तहत कार्य करता है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये मौसम का पूर्वानुमान और भूकंप से जुड़ी जानकारी। ठीक है, आपको पूछा जाता है भारत में मौसम का पूर्वानुमान, भारत में मौसम का पूर्वानुमान, है ना, और भूकंप से जुड़ी जानकारी। एक तो इसका मौसम का पूर्वानुमान कार्य होता है और दूसरा भूकंप की जानकारी। किसकी जानकारी, भूकंप की जानकारी। ये दोनों के दोनों कार्य किसके हैं सर, आईएमडी के हैं। किसके हैं सर, आईएमडी के हैं, है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, और रखना ही पड़ेगा यदि सुपरवाइजर बनना है, जेड सीयूटी क्रैक करनी है ना। अब देखिएगा साथियों, ये तो हुई बेसिक की बात। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपको मौसम और जलवायु के बीच अंतर या परिभाषा पूछी जाती है। तो आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं मौसम की, किसकी बात करें, वेदर की सॉरी, अगर मैं बात करूं मौसम की, तो किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता व वर्षा का योग। तो मौसम आप क्या कहोगे कि किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान की, है ना, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं, वायुमंडलीय दशाओं तथा, वायुमंडलीय दशाओं तथा किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं तथा और तापक्रम, क्या सर, तापक्रम, वायुदाब, है ना, तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वायुदाब और आर्द्रता का योग क्या कहलाता है सर, मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है सर, मौसम कहलाता है। बार 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 पूछा जाता है कि किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं और तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता का योग क्या कहलाता है सर, मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ये इसकी क्या है सर, डेफिनेशन है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको पूछते हैं अब ये मौसम क्या है कि सर ये किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है। तो मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की, किसी सर क्या, स्थान विशेष की
समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति, स्थान विशेष की समय विशेष पर, स्थान विशेष की समय विशेष पर, कैसे अभी समझाता हूं। स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय अवस्था, विशेष पर वातावरणीय अवस्था। अब देखो वातावरणीय अवस्था देखिएगा साथियों। स्थान विशेष मतलब कोई एक फिक्स स्थान है और समय विशेष एक फिक्स टाइम है, एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर जो वातावरणीय अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। या आप केवल दो शब्द ध्यान रखोगे, एक तो स्थान, स्थान से समय भी ध्यान रख लेना, स्थान क्या विशेष रख लो, ठीक है, विशेष, और दूसरा अल्पकालीन। मौसम क्या है, एक तो विशेष, विशेष में क्या सर, विशेष स्थान की मतलब कोई फिक्स स्थान की और फिक्स समय की। दूसरा पॉइंट, एक तो विशेष शब्द है, एक अल्पकालीन है। मौसम क्या है सर, अल्पकालीन है। आपको यही पूछा जाता है कि निम्न में से वायुमंडल या वातावरण की अल्पकालीन दशाओं का योग क्या है। अल्पकालीन तो कौन है, मौसम है, और दीर्घकालीन कौन है, जलवायु है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब देखिएगा साथियों, अब अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है जलवायु। कौन सा सर, जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन या मौसम का समावेश जो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, यानी कि लंबे समय के लिए होने वाला परिवर्तन है ना। आप कहोगे लंबे समय के लिए, क्या सर, लंबे समय के लिए होने वाला परिवर्तन, लंबे समय के लिए होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन क्या कहलाता है शब्द, जलवायु कहलाता है ना। अब क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से हुई है। अब ये जो क्लाइमेट शब्द है ना, हाँ सर, जो क्लाइमेट शब्द है ना, इस क्लाइमेट में आप देखिएगा, इस क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है सर, ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। इस क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड के अनुसार जलवायु के लिए कितनी अवधि उपयुक्त है, और ये आपको बार बार पूछते हैं। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो लिख रहा हूं ये तो इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू WMO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाउ मेनी, आपको पूछा जाता है कि WMO के अनुसार बताइए कि कितनी अवधि जलवायु परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। तो आप कहोगे 31 वर्षों की। कितनी अवधि सर उपयुक्त है जलवायु परिवर्तन के लिए, 31 वर्षों की मौसम अवधि उपयुक्त है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, वायुमंडल। अगला पॉइंट क्या है सर, वायुमंडल। क्या पूछा जाता है आपको, वायुमंडल। तो वायुमंडल में पहला पॉइंट तो ये पूछा जाता है ना, कि बताओ वायुमंडल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है। वायुमंडल की समुद्र तल से ऊंचाई, किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है समुद्र तल से औसत ऊंचाई। ठीक है, तो देखिएगा समुद्र तल से वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, वायुमंडल से समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 1600 किलोमीटर। कितनी है सर, 1600 किलोमीटर। कितनी है सर, 1600 किलोमीटर। कितनी है सर, 1600 किलोमीटर। किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाती है। किसी भी स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, किसी भी स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या कहलाती है सर, एल्टीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड नहीं कहलाती है, ध्यान रखना, एल्टीट्यूड है ये। क्या है, एल्टीट्यूड। कोई ऊंचा जाएगा तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है सर, एल्टीट्यूड है। क्या है सर, एल्टीट्यूड है। अब पृथ्वी के चारों ओर से घेरे विभिन्न गैसों का
गैसों द्वारा निर्मित वायु का आवरण। अब आपको पता ही है भाई वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों द्वारा निर्मित वायु का आवरण, गैसों द्वारा निर्मित वायु का आवरण, वायु का क्या सर, आवरण क्या कहलाता है सर, वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों द्वारा निर्मित वायु का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और ये वायुमंडल कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के भाग। क्या पढ़ते हैं, वायुमंडल के भाग। लेकिन साथियों ये मैंने आपको एक जो बेसिक वाली क्लास दी थी उसमें बता दिया था, तो मैं बार बार ये बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, और मेरा भी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने वहां पढ़ लिए थे। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसें। कौन सा है सर, ग्रीन हाउस गैसें। अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसों की, तो देखिएगा हेडिंग डालिएगा ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है जल वाष्प। कौन सा आता है, जल वाष्प, है ना। अगर मैं बात करूं जल वाष्प की, तो आप देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक, आपको पूछा जाता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, तो वो है जल वाष्प। क्या है, जल वाष्प। आप कहोगे ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक, वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक, सबसे प्रभावी कारक, प्रभावी कारक, ठीक है। कौन सा है सर, जल वाष्प है। और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देना नोट लगा के अलग से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिएगा इनके गैसों की बात करूं तो पहला आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मानव जनित कारकों जैसे वनों की कटाई आदि, ठीक है। इसमें भूमंडलीय या फिर भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी गैस, है ना। पहली कौन सी आती है सर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी आती है सर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मानव जनित कारकों जैसे कि वनों की कटाई, है ना। आप लिखोगे इसमें मानव जनित कारकों, मानव जनित कारकों, ठीक है। वनों की कटाई आदि कोष्टक में लिख दो, वनों की कटाई आदि, ठीक है, वनों की कटाई आदि। इसमें भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी गैस, है ना। मानव जनित कारकों, मानव जनित कारकों व भूमंडलीय तापमान की वृद्धि हेतु, भूमंडलीय तापमान की वृद्धि हेतु, भूमंडलीय ताप की वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी गैस, वृद्धि हेतु क्या है सर, CO2 सर्वाधिक प्रभावी गैस है, सर्वाधिक प्रभावी गैस है। और इसका कितना योगदान है इसमें, 76%। कितना है सर, 76% योगदान है, 76%, है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब अगली आती है मीथेन या मैथेन, है ना। मैथेन कौन सी आती है सर, मैथेन, मीथेन अलग, मैथेन, है ना। अगर मैं बात करूं मैथेन की, तो मैथेन का सूत्र होता है CH4। ये आर्द्र भूमि, बाढ़ग्रस्त धान के खेत कहां पाई जाती है, पहले तो वो लिखो कि सर दूसरी है मैथेन। कौन सी है, मैथेन, ठीक है। CH4 कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, ठीक है। अब ये कहां पाई जाती है, पहले तो वो लिखो, आर्द्र भूमि में, बाढ़ग्रस्त धान के खेत में और कच्छ क्षेत्र। एक तो सर आर्द्र भूमि में, आर्द्र भूमि में, आर्द्रता युक्त भूमि में, बाढ़ युक्त धान के खेत में, बाढ़ युक्त धान के खेत में, बाढ़ मतलब जल भराव, धान के खेत में, कच्छ के, है ना, बिल्कुल, कच्छ क्षेत्रों में दीमक और गाय भैंस आदि जानवरों की
जुगाली से उत्सर्जित होती है। अब गाय भैंस जैसे अन्य जानवर है ना, इनके जैसे रोमंती पशु गाय भैंस भेड़ बकरी कौन से पशु है? रोमंती, जो जुगाली करते हैं। आवाज से 4 भागों में इन रोमंती पशुओं में जो जुगाली करते हैं, तो जुगाली करने वाले पशुओं में जो उत्सर्जित गैस होती है वो भी कौन सी है? मेथेन है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे ध्यान। अब हरित गृह प्रभाव में इसका 16% योगदान है। अब देखो हरित गृह प्रभाव भाई, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में मेथेन का कितना योगदान है? 16%। कितना है सर? 16%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था सर? 76%। कितना था सर? 76%। CO2 है 16%। कौन है सर? CH4 है। कौन है सर? CH4 है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अब आप देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसका सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना, N2O ऑक्साइड, क्या सर? N2O है ना। तो ये औद्योगिकरण व विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उत्सर्जित होती है। किसके द्वारा उत्सर्जित होती है? पहले तो ये लिखो, ये जुगाली वाला भी इसमें पॉइंट ऐड कर देना है ना, जुगाली करने वाले जानवरों, ठीक है, में उत्सर्जित होती है। ये कहां उत्सर्जित होती है सर? ये कहां उत्सर्जित होती है? तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O गैस है, वो एक तो औद्योगिकरण और विनाइट्रीकरण, कहां सर? औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों, औद्योगिकरण, और सर औद्योगिकरण के अलावा विनाइट्रीकरण, क्या सर? विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण में है ना, विनाइट्रीकरण में इन दोनों में क्या होती है सर? उत्सर्जित होती है। इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। अब हरित गृह प्रभाव में इसका सबसे कम योगदान है, न्यूनतम योगदान ग्रीन हाउस गैस में सबसे कम योगदान किसका है सर? वो है नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका है सर? नाइट्रस ऑक्साइड का। न्यूनतम योगदान किसका है सर? N2O का है, नाइट्रस ऑक्साइड का है। सर्वाधिक किसका है? CO2 का है, 76% है। इसका 16% है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? नाइट्रस ऑक्साइड का है। अब एक आती है फ्लोरिनेटेड गैस। कौन सी सर? फ्लोरिनेटेड गैसे, फ्लोरिनेटेड गैसे। ठीक है, ये साफ कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो वो गैस है कौन सी सर? वो है सर गैसे फ्लोरिनेटेड गैसे। कौन सी सर? फ्लोरिनेटेड गैसे। सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार की गैसे। ठीक है, फ्लोरिनेटेड गैसों की अगर मैं बात करूं, फ्लोरिनेटेड गैसे, फ्लोरिनेटेड गैसे, ठीक है, सबसे प्रभावी गैसे कैसी है सर? सबसे प्रभावी, सबसे प्रबल और दीर्घजीवी प्रकार की गैस है। दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापक के रूप में आई है। ठीक है, सबसे प्रबल लिख दो आप इसमें, पहला पॉइंट तो लिखो सबसे प्रबल गैस है, सबसे प्रबल गैस है। दूसरा लिखो सबसे दीर्घजीवी, सबसे दीर्घजीवी लंबे समय तक चलने वाली गैस है। ठीक है, और ये किसके विस्थापन से आई है सर? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के विस्थापन से आई है, CFC के विस्थापन से आई है। इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है ओजोन परत एवं क्षरण। ओजोन परत एवं क्षरण। ओजोन परत की बात आपने कर ली थी वहां जब 4 मंडल पढ़े थे तब। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको प्रतिदिन की तरह क्लास शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट में बताना है क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता नीड है इस कोर्स की। ठीक है, हम वो नहीं है जो 5-7 हजार में अपना कोर्स बेचेंगे, 5-7 हजार 10 हजार तक। ठीक है, हम पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, तो इस कोर्स का आप फायदा उठाइए। ठीक है, और ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता नीड है ऐसे कोर्स फ्री में परचेज करने की, उन तक ये वीडियो या चैनल पहुंचाइएगा। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।